आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हो तो आज इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप जीरो से एक सक्सेसफुल एजेंसी कैसे स्टार्ट कर सकते हो। स्टेप 1, नीश। ज्यादातर लोग ये पूछते हैं कि कहाँ करूं, कौन सी इंडस्ट्री में जाऊं। तो ये मेरा तरीका है। 2009 में जब मैंने अपनी एजेंसी स्टार्ट करी, उससे पहले मैं होटल में काम करता था। मुझे पता था एक होटल ओनर का क्या पेन होता है। वो देखता है कि मेरे रूम्स भरने चाहिए, वो देखता है कि मेरे बैंक्वेट में और लोग आने चाहिए, वो देखता है कि मेरा रेस्टोरेंट भरना चाहिए। तो ये उसके 3 पेन पॉइंट हो गए। तो मैंने जैसी एजेंसी स्टार्ट करी, मैंने कहा ये पेन पॉइंट मुझे आता है, तो मैं इसमें घुस पड़ा। तो आप भी सोचिए कि कोई ऐसा पेन पॉइंट, कोई ऐसी इंडस्ट्री जिसमें आप ऑलरेडी किसी चीज़ के पार्ट है, जहाँ की पेन पॉइंट आपको ऑलरेडी पता है, तो दैट शुड बी योर फर्स्ट नीश। अब आता है सेकंड सवाल। कुछ लोग बोलते हैं क्या एक ही नीश को करके आप ज्यादा रिस्क नहीं दे रहे हो, मल्टीपल नीशेस नहीं होनी चाहिए। हो सकती है, लेकिन जिस तरह 3-4 बच्चे अगर आपके एक साथ हो जाएंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, उसी तरह 3-4 नीशेस एक साथ शुरू हो जाएंगी तो एजेंसी चलाना बहुत मुश्किल होगा। एक नीश को करिए, सक्सेसफुल कीजिए, प्रॉफिटेबल बनाइए, फिर दूसरी नीश में जाइए। नेक्स्ट स्टेप इज, आपको नीश क्लियर हो गई कि या तो आप एक नीश लेके चलेंगे जो आपके ऑलरेडी आपके एक्सपीरियंस के साथ है, आपके पास मल्टीपल आइडिया दूसरे निशेस के भी होंगे, एक को सक्सेसफुल किया, प्रॉफिटेबल किया, दूसरे में। दैट वाज स्टेप 1। स्टेप 2, अब मैं इसको स्टार्ट कैसे करूं, अकेले करूं या टीम के साथ करूं। बिना टीम के इतने सारे वेरिएबल्स को हैंडल करना मुश्किल है। तो एक सक्सेसफुल टीम सक्सेसफुल एजेंसी की नींव होती है। सक्सेसफुल टीम को कैसे लेके आओ? सबसे पहले, डू यू नो पीपल हु हैव कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स, मतलब कोई चीज जो आपके पास ना हो। जैसे मेरे को बात करने का बहुत शौक है, मुझे लोगों की पेन पॉइंट समझने का बहुत शौक है। तो मैं नेचुरल सेल्स पर्सन था, लेकिन ऑफिस में बैठना सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक और ऑपरेशन देखना, ये मेरे बस के नहीं था। तो इसलिए हमको वो टीम बनानी है जिन लोगों को वो काम करना अच्छा लगता है जो आपको अच्छा नहीं लगता। राइट? तो अगर आपको ऑपरेशन अच्छा लगता है तो फाइंड समबडी इन सेल्स, अगर आपको सेल्स अच्छा लगता है तो फाइंड समबडी इन ऑपरेशन। तो ये हो गया कोर टीम जब आप बिल्ड कर रहे हो। थर्ड पर्सन शुड बी योर फाइनेंस पर्सन। कोई आदमी जिसको ऑलरेडी पता है कि एक प्रोडक्ट बेचोगे ऐसी होगा तो उसमें कितनी प्रॉफिटेबिलिटी होगी, पीपीसी बेचोगे तो कितना प्रॉफिटेबिलिटी होगी, प्रोडक्ट सारे एक साथ बना के बेचोगे तो कितनी प्रॉफिटेबिलिटी होगी, अगर कितना डिस्काउंट देना चाहिए ताकि और क्लाइंट आ सके, तो ये फाइनेंस वालों को पता होता है। तो यू नीड अ गुड फाइनेंस पर्सन एज अ नेक्स्ट टीम मेंबर। देन कम्स अ प्रोजेक्ट मैनेजर। एक प्रोजेक्ट मैनेजर जरूर होना चाहिए जिसे थोड़ा सा एसईओ, थोड़ा सा पीपीसी, थोड़ा कंटेंट मार्केटिंग, थोड़ा ईमेल मार्केटिंग, थोड़ा थोड़ा सब चीज़ों के बारे में पता है। वो किसी एक चीज़ का बहुत डीप एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन उसको ए टीम मैनेज करनी आती है, बी क्लाइंट्स को मैनेज करने आता है, और उसको सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान है। और प्रोजेक्ट मैनेजर दूर से दिख जाता है, उसको किसी भी एक सब्जेक्ट में डीप जाने का मन नहीं होता, लेकिन वो सारी चीज़ों को संभालने में सक्षम रहता है। नेक्स्ट, अब आपके पास आएंगे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होगा, मान लीजिए पीपीसी एक्सपर्ट, क्योंकि आज की डेट में पीपीसी मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट स्किल्स है कि अगर आपको 1 का 3, 1 का 4, 1 का 5 बनाना आता है तो आप एक बहुत वैल्यूएबल स्किल है। तो एक पीपीसी एक्सपर्ट जिसने ऑलरेडी 3-4 जगह काम किया हो, 3-4 कैंपेन्स में सक्सेसफुल रिजल्ट आरओआई लाया हो, उनको अपनी टीम में लेके आइए। क्योंकि जब आप क्लाइंट के पास जाएंगे और आप उनको अपनी इसी टीम को उनके सामने बिठाएंगे और वो देखेंगे कि वो 1 का 3 दे सकते हैं, 1 का 5 दे सकते हैं, तो आपकी टीम को ज़्यादा काम मिलेगा, आपकी एजेंसी को ज़्यादा काम मिलेगा। फाइनली, हम चाहे किसी भी वर्ल्ड में किसी भी पार्ट में रह रहे हो, यू नीड वन कॉन्फिडेंट स्पीकर जो बहुत अच्छी बात करता है, चाहे वो कंटेंट राइटर हो या आपका वीडियोग्राफर हो। एक गाय हु कैन गो, जब आप जूम पे क्लाइंट्स को मिलो या इन पर्सन क्लाइंट पे मिलो, वो आदमी सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है। वो आदमी जाके सेल्स के बारे में ज़्यादा बात कर सकता है, वो आदमी प्रोडक्ट्स के बारे में ज़्यादा बात कर सकता है। और आप लोगों को दिखेगा इंटरव्यू में, ये लोग वो होते हैं जो बात करने से कभी थकते नहीं है। तो उस टाइप के लोगों को आपने लाना है। तो ये 4-5 लोगों को मिलकर एक फाउंडिंग टीम बनती है। तो एक फाउंडिंग टीम आपने बनानी है, उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इसमें एक सवाल और है कि अभी मैं एक नई एजेंसी स्टार्ट कर रहा हूँ, आई एम अ न्यू पर्सन, मेरे पास अगर पूरे बजट्स नहीं है तो मैं इतने लोगों को कैसे लेके आऊँ। देखिए, मेरे तजुर्बे में मैंने ये देखा है कि जब आप किसी भी मिशन पे आगे निकलते हैं तो लोग जानना चाहते हैं कि आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और 2 साल बाद कहाँ होगे, 3 साल बाद कहाँ होगे। वो आपकी विजन देखना चाहते हैं। सबसे पहले आपने अपनी विजन अपने आप को बेचनी है, आपने उसके बारे में एक्साइटेड रहना है। मान लीजिए आप कहते हो कि मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए एजेंसी खोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि छोटे छोटे रियल एस्टेट एजेंट्स बड़ा बिजनेस कर सके, ताकि मैं उनको लीड्स आके दूँ, वो बड़े बड़े अपार्टमेंट बनाए और 2 लाख की जगह 20-20 लाख रुपए कमीशन बनाए। और ये मेरी एजेंसी का फोकस है। तो आप जाके लोगों से मिलेंगे और लोगों को बताएंगे कि ये मेरा फोकस है। इंडिया में कितने एजेंट्स हैं? 50 लाख एजेंट है। कितने लोग हैं जो 2 लाख से ऊपर कमाते हैं? मे बी 5%। मेरा का एम है कि 5 से 15% लोगों को 2 लाख रुपए महीने से ऊपर लेके जाऊँ। इतना बड़ा मिशन, इतनी बड़ी मार्केट, लोग आपके साथ जुड़ना शुरू कर देंगे। और उसके बाद
आप कुछ लोगों को प्रॉफिट शेयरिंग पे रख सकते हो, कुछ लोगों को डिफर्ड पेमेंट्स पे रख सकते हो। लोग मिशन के साथ जुड़ते हैं, लोग बड़ी विजन के साथ जुड़ते हैं। लोग ज़रूरी नहीं है कि सैलरी के साथ जुड़े। तो अगर आपके पास शुरू में फंड्स नहीं है, आपके पास मिशन और विजन आपका खुद का पक्का होना चाहिए कि कौन सी इंडस्ट्री को आप चेंज करने निकले हो, वो इंडस्ट्री का साइज़ कितना बड़ा है, और वो जाके आप लोगों से बात कीजिए। एक चीज़ और, स्टार्टअप के इवेंट्स सारी कंट्री में हो रहे हैं, ऑनलाइन वेबिनार्स हो रहे हैं, कम्युनिटीज़ बन रही हैं। हर जगह जाइए, लोगों से मिलिए, अपनी विजन शेयर कीजिए, वहाँ से को फाउंडिंग टीम बनेगी। ये सब एक रात का काम नहीं है, एक वीडियो का काम नहीं है। इस वीडियो को आप 3-4 बार देखोगे, 3-4 महीने लोगों से मिलोगे, 6 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन एक बार ये फाउंडिंग टीम बन गई, देन यू आर रेडी। अब आते हैं इस बात पे कि यार अभी मेरे को काम स्टार्ट करना है और बड़ा बढ़िया तरीके से स्टार्ट करना है, और ये जो 5 मेंबर्स आ रहे हैं मेरे, फिर मेरा ऑफिस का खर्चा है, तो मैं कितने पैसे लेके चलूँ? देखिए, ऑन एन एवरेज, इफ़ यू वांट अ गुड स्टाफ मेंबर टू स्टाफ विद समथिंग, टू स्टार्ट अ कंपनी, 50,000 रुपये पर पर्सन आप लेके चलिए। आपके 5 लोगों की टीम होगी, 2.5 लाख रुपए, और आपके पास कम से कम 6 महीने का बफर आपके पास होना चाहिए। अगर वो 6 महीने का बफर होता है, तो आपको सोचना नहीं पड़ता, आप फ्रंट फुट पे खेलते हो, क्योंकि आपको डर नहीं है, और आप उन लोगों को टाइम पे सैलरी दे रहे हो, आप उनको बोनस दे रहे हो, आप उनको प्रॉफिट शेयरिंग दे रहे हो, आपके पास 6 महीने का बफर है, और 6 महीने के अंदर अच्छे लोग सेल भी जाते हैं, सेल संभाल भी देते हैं, क्लाइंट को अपसेल भी कर देते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो एक चीज़, 50,000 पर पर्सन एवरेज, 5 लोगों की टीम, 2.5 लाख रुपए, 6 महीने का कम से कम आपके पास एवरेज खर्चा। उसके अलावा अगर आपका ऑफिस रेंट पे है, तो उस चीज़ को रेंट भी लगा लीजिए। मान लीजिए डिसेंट ऑफिस 50,000 का हो गया, तो आपका बजट चला गया 3 लाख रुपए। कुछ ऑफिस सॉफ्टवेयर्स वगैरह आपके पास होंगे, 50,000 रुपये का और खर्चा लगा दिए, 3.5 लाख रुपए। मोटा मोटा आई वुड से 5 लाख रुपीज़ लेके चलिए, 6 महीने का 30 लाख रुपीज़। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास 30 लाख रुपीज़ नहीं है, तो कुछ लोग को फाउंडर के साथ कंपनी स्टार्ट करते हैं, आधे आधे पैसे लेके कंपनी स्टार्ट कर देते हैं। बिकॉज आप क्या कर रहे हैं, आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो इतना पैसा लेके चलिए। मैं लोगों को ये भी कहता हूँ कि बहुत जल्दी मत कीजिए जॉब छोड़ने की। जॉब में पैसे बन रहे हैं, सेव करते रहो। ये 30 लाख लेके फिर बिजनेस करोगे। मान लो अगर आप रेस्टोरेंट खोलने जाओ, कोई ज़मीन लेने जाओ, कुछ भी लेने जाओ, तो पैसे तो लगते हैं ना, इस बिजनेस में भी लगते हैं, और ये बिजनेस रिटर्न भी देता है। तो आज अगर पैसे नहीं है तो घबराओ मत, जॉब कर रहे हो ना, करते चलो। जब ये 30 लाख रुपीज़ जमा हो जाएंगे, तब जॉब कर छोड़ने की सोचना। तो इस तरीके से आप अपने फाइनेंशियल अरेंज कर सकते हो। अब हम आ गए टीम बिल्डिंग के ऊपर। सब कुछ हो गया, नीश सिलेक्ट हो गई, टीम बन गई, टीम की सैलरीज हो गई, 6 महीने का बफर रख लिया, सब हो गया। अब हम करते हैं आगे कि हमको क्लाइंट लेके आना है। देखिए, अब जो क्लाइंट है, कभी भी क्लाइंट की कमी नहीं हुई। मैं 2009 में मैंने एजेंसी स्टार्ट करी थी, आज तक कभी क्लाइंट की प्रॉब्लम नहीं हुई। प्रॉब्लम हमेशा होती है कि हमें नहीं पता कि हमने क्या बेचना है। एक सबसे बड़ी गलती मैं आपको बताना चाहता हूँ, और लिख लीजिए, आप एसईओ, पीपीसी, सोशल मीडिया नहीं बेच रहे हैं। ये आलू गोभी बेचने के जैसा होता है। दो चीज़ें होती हैं, आप एक सब्जी वाले को देखते हैं, वो रेडी में आलू गोभी बेच रहा होता है, आप उससे निगोशिएट करते हैं, 50 रुपये की जगह 40 में दे दे, 20 की जगह 10 में दे दे। लेकिन उसके साथ में एक रेस्टोरेंट होता है, वो उसी सब्जियों को लेके रेसिपी बना के आपको कहता है मैं आपको हेल्थ स्मूदी दे रहा हूँ, उससे आपकी प्रोटीन बढ़ेगा, आपका मसल बढ़ेगा। तो वो आपको एक एंड प्रोडक्ट बेच रहा है, क्या? अच्छी बॉडी। वो ये नहीं कह रहा कि इसमें गाजर मूली वगैरह डाल रहा हूँ, वो एंड प्रोडक्ट दे रहा है, अच्छी बॉडी। वहाँ आप निगोशिएट नहीं करते, आप कहते हो हेल्थ रेसिपी दे रहा है, और वो आदमी 5,000 रुपये में आपको कोई चीज़ बेच देगा, आप खरीद लोगे, वही कस्टमर। सिमिलरली डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में आप प्रोडक्ट्स मत बेचिए क्या उसके अंदर क्या लग रहा है, आप बेचो कि आउटकम क्या बेचोगे। अब ये रियल एस्टेट का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आप किसी रियल एस्टेट एजेंट के पास जा रहे हो, आप उसको बोलोगे सर आपके सामने आपके पास एक स्ट्रेंथ है, 10 में से एक कस्टमर को आप ऐसे कन्वर्ट कर देते हो, आपको कन्वर्ट करना आता है, लेकिन सर आपका प्रॉब्लम ये है आपके पास 10 कस्टमर नहीं आते हर महीने। मैं आपको 10 कस्टमर लेके आऊँगा हर महीने, एक कस्टमर आपको 2 लाख रुपए दे के आता है, तो 2 लाख रुपए आपको बना के दूंगा। अगले महीने में आपको 20 लीड ला के दूंगा, फिर आप कन्वर्ट करोगे, फिर 4 लाख बनेंगे, फिर मैं आपको 30 ला के दूंगा, फिर आपको 6 लाख बनेंगे। जब आप उसकी वो चैलेंज सॉल्व कर देते हो, तो उसके बदले में आप बोलता है यार मेरे को क्या लगेगा, सर आप मुझे 15% दे देना जितना मैं आपको कमा के दे रहा हूँ। तो इमीडिएटली आपने 75,000 रुपीज़ का ग्राहक ले लिया। प्रॉब्लम तब होती है जब हम कहते हैं सर रियल एस्टेट एजेंट है आप, वेरी गुड, मैं आपकी मार्केटिंग करूंगा। कैसे करोगे? सर आपके लिए एसईओ करूंगा। फिर क्या होगा? सर मैं फर्स्ट पेज पे आ जाऊंगा। फिर क्या होगा? सर आप पे लोग क्लिक करेंगे। वो कहता है सर ये सब मुझे नहीं पता, मुझे रिजल्ट ला के दो, मुझे बताओ मेरी बॉडी कैसे बन सकती है, मुझे बताओ मेरा बिजनेस कैसे बन सकता है। सो जिस भी एक इंडस्ट्री पे आप फोकस कर रहे हो, आप देखिए उसका पेन पॉइंट क्या है, उसको क्या उसकी स्ट्रेंथ है। रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में उसके बंदे की स्ट्रेंथ है सेल्स, बट उसका चैलेंज है लीड्स। आप बोलो मैं आपको लीड ला के दूंगा और क्वालिफाइड लीड्स आके दूंगा, हर 10 के ऊपर आपका एक कन्वर्ट होगा और कन्वर्जन के ऊपर मैं आपसे पैसे लूंगा। अब इसका एक मॉडल और है, कुछ लोग कहते हैं अभी मेरे को फिक्स चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं मैं क्या वेरिएबल चार्ज करूं, और कुछ लोग कहते हैं क्या फिक्स और वेरिएबल भी हो सकता है। तो मैं इस बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। हम जब भी किसी क्लाइंट के साथ काम करते हैं, तो हमेशा उस क्लाइंट के पास फिक्स्ड और वेरिएबल हमको दोनों चाहिए।
तो क्लाइंट शुरू में कहता है मैं आपको जानता नहीं हूँ, मैं आपकी कंपनी नहीं है, मैं आप पे कैसे ट्रस्ट करूँ। तो कभी कभी शुरुआत करने का ये तरीका होता है कि मैं आपका काम करूँगा और उस रिजल्ट का मैं एक परसेंटेज ले लूँगा, और जब वो परसेंटेज बढ़ जाता है क्लाइंट वापस आके कहता है अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, आप मेरे से कुछ फिक्स ले लो। तो उस टाइम हम बोलते हैं कि आप मेरे से 50,000 फिक्स कर लीजिए, 5% आपकी रेवेन्यू शेयरिंग के ऊपर। तो मेरे पास हमेशा एक क्लाइंट से 2 रेवेन्यू स्ट्रीम्स निकल के आती रहेंगी, और क्लाइंट कभी छोड़ के भी नहीं जाएगा क्योंकि उसको पता है आप रिजल्ट के ऊपर दे रहे हो, और जितने पैसे वो फिक्स दे रहा है उससे आपकी टीम का खर्चा भी निकल रहा है। तो एक हो गया फिक्स मॉडल, एक हो गया वेरिएबल हो गया, और हो गया फिक्स प्लस वेरिएबल। मेरी सजेशन ये है कि हमेशा क्लाइंट के पास फिक्स और वेरिएबल लेके पहुंचिए। लेकिन जब आप नए हैं शुरू में, तो हो सकता है क्लाइंट पहले आपको या तो फिक्स ही देगा या सिर्फ वेरिएबल देगा, लेकिन आपको पहली मीटिंग में ये बताना है कि सर 3 महीने रिजल्ट लाने के बाद हम फिक्स और वेरिएबल पे जाते हैं, ये हमारा लॉन्ग टर्म मॉडल है। अब हम बात करते हैं मार्जिन के ऊपर, ठीक है, कि कितना मार्जिन आपको चार्ज करना चाहिए। देखिए मान लीजिए आपके पास पूरे टीम का, पूरी कंपनी का खर्चा भी हमने देखा 5 लाख रुपये, ठीक है, और आप अगर 10, ये टीम मान लीजिए आपके 10 क्लाइंट हैंडल कर सकती है और 10 में ये ब्रेक इवन होगा, तो 10 क्लाइंट को 50,000 रुपये आपको चाहिए, 50,000 के 10 क्लाइंट चाहिए, तो ये ब्रेक इवन होगा, राइट। तो आपको 50 के ऊपर तो पैसे बन ही नहीं रहे हैं। अब आपको इसका मतलब आपको 50 के ऊपर जाना पड़ेगा पर पर्सन, सो दैट आप इनको मार्जिन दे सकते हो। तो हमारा थंब रूल ये कहता है 50%, कि आपको जो आपका जो मार्जिन है, जो आपकी जो टीम कॉस्ट आ रहा है, उसके ऊपर आप 50% चार्ज कीजिए क्लाइंट के ऊपर। क्योंकि मान ली आप देखिए, आप 50% सारा आप घर नहीं लेके जाओगे, उस पर इनकम टैक्स भी होगा, आगे बहुत सारे खर्चे होंगे। तो निकालने के बाद आपको 25% आपकी सैलरी, आपकी टीम की सैलरी, सारे खर्चे निकालने के बाद एंड में आपके पास 25% बचना चाहिए। इसलिए आप 50 से स्टार्ट करोगे तो 25% पे बचोगे। अब कुछ लोग डर के मारे कहते हैं सर क्लाइंट इतने पैसे नहीं दे रहा तो मैं सस्ते में दे दूंगा। उस टाइम आप अपना नुकसान कर रहे हो। शायद उस दिन नहीं पता लगेगा, लेकिन 1-2 क्वार्टर के बाद जब आपकी बैलेंस शीट, पीएनएल आपके सामने आएगा, आप देखोगे मैंने उन क्लाइंट्स के ऊपर पैसे नहीं बनाए। तो अगर क्लाइंट पैसे नहीं दे रहा तो रेट मत कम कीजिए, क्लाइंट को बदल दीजिए। तो अब हम आते हैं इस चीज़ के ऊपर कि हम परसेंटेज कैसे हम फिक्स रिटेनर की बात हो गई, अब हम परसेंटेज की बात करते हैं। तो जैसे हम होटल इंडस्ट्री में, जिसमें हम लोग काम करते हैं, होटल इंडस्ट्री में हम परसेंटेज देते हैं एनीवेयर फ्रॉम 5 to 7.5% ऑफ द वैल्यू दैट वी आर गिविंग टू देम। क्योंकि होटल इंडस्ट्री में अगर हम उनको एक शादी पे जाके देते हैं तो एक शादी 50 लाख की है, उसमें उनको मार्जिन 10 लाख का है। 10 लाख के ऊपर मैं 5% लेता हूँ, 50,000, वो भी खुश, मैं भी खुश। लेकिन अब एक छोटी प्रोडक्ट हो गई, मान लीजिए ब्लेजर हो गया, मान लीजिए 5,000 का ब्लेजर है, इसके ऊपर 5% में आपको कुछ नहीं बचेगा, उनको 40% का मार्जिन है। तो इसमें आप कह सकते हो मैं 10 से 15% आपके नेगोशिएट करूंगा आपके साथ। तो बेसिकली हमारा जो थंब रूल ये कहता है, जितना आप रिटेनर दे रहे हो, आपने इतने एक्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स बेच के उतना ही वेरिएबल में कमाना है। हमारा भी अपने प्रोजेक्ट मैनेजर्स को ये इंस्ट्रक्शन होते हैं, 50,000 का रिटेनर है तो 50,000 वेरिएबल से भी निकालने। अब अगर होटल का तो एक शादी निकाल के 50,000 निकालने का, और अगर कोट बेचना है तो मे भी 10 कोट बेचने पड़ेंगे, तो फिर 10 कोट बेचने का हमारे को पीवीसी प्लान बनाना है। तो जितना फिक्स कॉस्ट उतना ही वेरिएबल, और ताकि आपका जो मंथली एक क्लाइंट है वो डबल आए हमेशा, फिक्स में भी और वेरिएबल में भी। अब हम आते हैं बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन के ऊपर, जहाँ सबसे ज़्यादा लोग गलतियाँ करते हैं, और मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के बाद ये गलती आप कभी ना करो, विच इज़ बहुत जल्दी करते हैं हम प्रपोजल भेजने के लिए। देखिए प्रपोजल भेजने से पहले 3 स्टेप्स होते हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे बेस्ट प्रपोजल जो दुनिया में है वो 3 पेज का होता है, और ये सीक्रेट मैंने कभी किसी वीडियो में नहीं बताई। नंबर 1, उसके ऊपर आपके क्लाइंट के 5 सबसे बड़े चैलेंजेस होने चाहिए। उनके पास लीड नहीं आ रही, उनके रूम नहीं बिक रहे, उनको कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट उनका बढ़ता जा रहा है, उनकी कंपटीशन ने उनका पिछला 15% प्रॉफिट ले लिया पिछले साल से। ये कैसे पता लगेगा? आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, रिसर्च करेंगे, उनकी कंपटीशन की वेबसाइट पे जाएंगे, रिसर्च करेंगे, और कुछ केसेस में जब आप क्लाइंट को फ़ोन करते हो तो आप एक उनको क्वेश्चनर भी भेज सकते हो, वो खुद ही आपको अपने चैलेंजेस बता देंगे। उनके चैलेंजेस आपने 5 लिखने, मेजर चैलेंजेस ऑन पेज 1। पेज 2 पे आएगा कंपटीशन, उसमें आप उनको लिखोगे व्हाट आर द 5 थिंग्स दैट अ कंपटीशन इज डूइंग जो ये लोग नहीं कर रहे हैं। इससे क्लाइंट जल जाता है, ओ माय गॉड, वो अपनी टीम को गुस्से से देखता है कि ये तुमको पता है दूसरे लोग कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे, और आपको वह होप से देखेगा कि यार तुमने अगर प्रॉब्लम बताई है तो तुम्हारे पास आगे सोल्यूशन भी होगा। तो 3rd पेज पे फिर हम आते हैं, वहाँ आप अपनी सोल्यूशन की बात करोगे कि मैं क्या 3 चीज़ें करूँगा जिससे मैं आपको आपके 2nd पेज जो आपका कंपटीशन है उससे बेटर कर दूंगा, और 1st पेज जो आपके चैलेंजेस है उसको मैं रिमूव कर दूंगा। इन तीनों पेजेस को दिखाने के बाद क्लाइंट कहता है अब मुझे जल्दी से फटाफट पैसे की बात बताओ, क्योंकि मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या मिलने वाला है। हम उस टाइम पैसे की बात नहीं करेंगे, हम उसको बोलेंगे सर वी विल गेट बैक टू यू। ये हम आपके पास प्रपोजल लेके आए थे टू बी एबल टू टीच एंड अंडरस्टैंड ईच अदर। क्या हम सेम पेज पे हैं? क्या हमने सेम चैलेंजेस देखे? क्या सेम कंपटीशन को देखा?
अब हमने देख लिया, अब हम घर जाके डिसाइड करेंगे और हम आपको विल गेट बैक टू यू इन 2 days। नेवर बी इन अ रश टू सेंड अ प्रपोजल। 2 दिन के बाद अगेन क्लाइंट के साथ कॉल होगा, और वो भी कॉल या तो इन पर्सन होगा या वीडियो पे होगा। कभी भी ईमेल मत कीजिए प्रपोजल, और कभी भी फोन पे मत दीजिए प्रपोजल, इन पर्सन एंड ऑलवेज इन। मैं हमेशा कहता हूँ डिसीजन मेकर सर आज सर मीटिंग पे नहीं आ पा रहे, कोई बात नहीं, जब सर अवेलेबल होंगे मैं फिर आ जाऊंगा, क्योंकि मैं नॉन डिसीजन मेकर को प्रपोजल दे के फालतू की निगोशिएशन नहीं चाहता। जो बिजनेस ओनर है जिसको 5 लाख का फायदा होगा वो मुझे 2 मिनट में 50,000 दे देगा, लेकिन अगर उसका कोई और सबॉर्डिनेट होगा वो निगोशिएट करेगा, क्योंकि उसको उससे फायदा नहीं समझ, उसको अपना जॉब भी देखना है। तो डिसीजन, अगर वो मैनेजर भी डिसीजन मेकर है फिर भी चलेगा, लेकिन अगर वो डिसीजन मेकर नहीं है तो उस टाइम प्रपोजल मत डिस्कस कीजिए। 70% प्रपोजल वहीं रिजेक्ट हो जाते हैं बिकॉज आप गलत आदमी को गलत प्रपोजल दे रहे हैं। ईमेल मत कीजिए प्रपोजल। एक प्रपोजल सॉफ्टवेयर मैंने एक बार देखा था, उसमें 10 पेजेस डाल के मैंने भेजा था, उस पर एनालिटिक्स थे, देखा था 90% लोग सिर्फ लास्ट में जाते हैं पैसे देखने के लिए। तो अगर उन्होंने पैसे देखने हैं तो उससे देखने से पहले आपको वो दिखाना है जो आप दिखाना चाहते हो, विच इज़ द चैलेंजेस, कॉम्पिटिशन एंड सोल्यूशन। जब वो नेक्स्ट कॉल पे आ गए वीडियो पे डिसीजन मेकर्स, आपने उनको फिर से रिकैप किया, ठीक है सर तो मैं रिकैप करना चाहता हूँ, ये 5 सोल्यूशन 5 प्रोडक्ट्स चैलेंजेस थे, हाँ जी, ये 3 कंपटीशन है, ये आपसे बेटर कर रहे हैं इन चीज़ों पे, ठीक है, ये मेरी 3 सोल्यूशन है जो आपको लेके जाएंगी, यस। अब सर मैं अपने टर्म्स पे आ रहा हूँ, मेरी टर्म है मैं आपके साथ 1 साल काम करूंगा। अगर आप मेरे को काम पहले 3 महीने 2 से 3 महीने रिजल्ट नहीं आएगा, मैं मेरा बिल्डअप फेज होगा, पहले महीने के पहले क्वार्टर के पैसे मैं एडवांस में लूँगा। और अगर आपने मेरे को काम छोड़ना है इतना कुछ बिल्ड करने के बाद, क्योंकि मैं आपके लिए स्पेशल टीम बना रहा हूँ, तो आपको मुझे 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। क्या ये चीज़ें सर आपको एक्सेप्टेबल हैं? इन चीज़ों पे आप पहले बात कर लीजिए। जब ये चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद आप उसको बोलोगे सर अब मैं पैसे पे आ रहा हूँ, मैंने बताया था कि मैं आपको 10 लाख रुपये महीने का बिजनेस दे सकता हूँ, उसका 15% मैं आपसे लूँगा, विच इज़ 1.5 लाख रुपये महीना, और मैं आपसे फिर लूँगा 5% वेरिएबल। पहले 3 महीने जब मैं बिल्डअप फेज है मैं आपको वेरिएबल का डिस्काउंट दूंगा, क्योंकि उस टाइम आपके पास वेरिएबल नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको पहले 3 महीने सिर्फ फिक्स दूंगा। जब उसके बाद मैं आपको सेल आना शुरू कर दूंगा तो मैं फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों लेना शुरू कर दूंगा। डू यू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम मी, प्लीज लेट मी नो। फिर आप बिल्कुल खामोश हो जाइए, उनको बोलने दीजिए जो वो बोलना चाहते हैं। इस तरीके से प्रपोजल कभी भेजना नहीं है जल्दबाजी में। प्रपोजल एक बार फॉर्मेट समझाना है, अगली बार कॉल पे लाके फिर से एक्सप्लेन करके फिर उनसे उनको रिटर्न वर्सेस योर कॉस्ट, क्योंकि अगर आपने अपना कॉस्ट भेज दिया, अगर आपने अपना प्राइस भेज दिया तो वो कॉस्ट बन के उसके पास जाता है। लेकिन जब आप फोन पे उनको समझाते हो तो आप बोलते हो ये आपके पैसे हैं और ये मेरे पैसे, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इतना आपको दे रहा हूँ उसके बदले में इतना सा ले रहा हूँ। लेकिन जब ईमेल भेजते हो तो वो आदमी सिर्फ कॉस्ट को देखता है। इसलिए दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी दैट वी हैव डिस्कवर्ड इन द लास्ट फ्यू ईयर्स टू बी एबल टू सेंड अ प्रॉफिटेबल प्रपोजल। और ओवर 65 to 70% प्रपोजल जो हमारे इस तरीके से एक्सेप्ट हो जाते हैं। नॉर्मल एजेंसीज के 20% भी एक्सेप्ट नहीं होते। तो अब हम बात करेंगे कि क्लाइंट ढूंढे कहाँ से। अरे कहाँ है वो क्लाइंट जो मेरी प्रोडक्ट और सर्विस को समझेंगे और उसकी नीड चाहते हैं, और दूसरा उनको क्वालिफाई कैसे करें। सो नंबर 1, मेरा जो नंबर 1 चॉइस है दैट इज यूट्यूब एंड गूगल एड्स। फेसबुक एड्स भी चलता है, उसमें मैं बहुत क्लियरली अपने खुद की वीडियोस बना के डालता हूँ, और शुरू में ही मैं 3 पेन पॉइंट्स बता देता हूँ। क्या आप एक होटेलियर है, आपकी रूम ऑक्यूपेंसी लेस देन 70% है? क्या आप एक रेस्टोरेंट ओनर है, आपका कवर्स जो है वो 70 से कम % बिच रहे हैं? क्या आपके पास एक बैंक्वेट है और आपके पास लेस देन 4 वेडिंग्स अ मंथ है? तो ये वीडियो एंड तक देखिए सेल्स के अलावा कोई भी बात करेंगे ना उसको बेचना बहुत मुश्किल होगा, स्पेशली एज अ न्यू पर्सन। यू हैव टू क्रिएट समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी मेड हेल्प देम बिल्ड एन अथॉरिटी एंड फ्रॉम दैट अथॉरिटी गेट लीड सो दे कैन क्लोज सेल्स। People want to buy stuff, people want to sell stuff, and if you can be the person, if your product can help them do that, then you will get a sale. तो मैं उन आदमी की शुरू में ही पेन पॉइंट बता देता हूँ, फिर वो मेरा पूरा वीडियो देखते हैं, और इस तरीके से मैं अपना खुद का ऐड बना के गूगल पे और यूट्यूब पे फेसबुक पे करता हूँ, हमारे पास क्वेरी आ जाती है। अब क्योंकि मैं इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी लगाता हूँ, क्वेरीज तो बहुत आ जाती हैं, लेकिन इनको आप फिल्टर कैसे करें। तो जब हम फिल्टर करते हैं हम उनसे पूछते हैं कि आपके नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं। अगर किसी के 25-30 रूम है, छोटा होटल है, और अगर किसी का ARR 2-3 हज़ार 2,000 रुपये है, तो वो मुझे पता है मेरे को 2 लाख रुपये रिटेनर नहीं दे पाएगा जो मेरी मिनिमम फीस है। तो हम उनको एक थैंक यू मेल करके एक छोटा सा वीडियो दे देते हैं कि इससे आप अपना होटल बेटर कर सकते हैं। आपने हमको क्वेरी दी, ये आपके लिए एक वीडियो है जस्ट टू से थैंक यू। अगर आपका कोई होटल फ्रेंड होगा तो उसको रेकमेंड कर देना। आपकी हमारी नहीं कर पाएंगे हम काम, क्योंकि हमारे को 2 लाख की मिनिमम फीस है, एक ऑटोमेटेड मेल जाता है। उसमें से 5% लोग वापस मेल करते हैं कि मेरा एक लौता होटल नहीं है, मेरे 4 और है, तो मैंने आपको दूसरा भी दे सकता हूँ, इसीलिए ये थैंक यू मेल इस तरीके से जाती है। उसके आगे हम उनसे ये सवाल पूछते हैं
कि आपने पिछले किसी एजेंसी से काम किया, वहाँ आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या था। अगर किसी ने बोला वो महंगी थी, तो हमको समझ आता है कि ये लोग पैसे नहीं देना चाहते, या किसी एजेंसी ने ये नहीं समझाया कि महंगा क्या होता है, क्योंकि मेरे हिसाब से महंगा तो कुछ नहीं होता। 50 लाख भी सस्ता है, अगर 50 की जगह 2 करोड़ बन सकते हैं, और 5 रुपये भी महंगे हैं अगर 5 की जगह 10 नहीं बनते। तो महंगे की डेफिनेशन मुझे उनसे समझनी होती है। तो मैं उनसे चैलेंजेस पूछता हूँ, और फिर ये पूछता हूँ कि अगर आपके जो चैलेंजेस हैं वो हम अगले 90 डेज में पूरे करते हैं, तो आप मैक्सिमम बजट कितना खर्च सकते हो पर मंथ। 1 से 3 लाख, 3 से 5, या 5 से 7। और जब वो क्लाइंट कहता है इनमें से नन ऑफ द अबव, तो फिर हम उन क्लाइंट से बात नहीं करते। जो लोग कहते हैं 3 to 5 और 1 to 3, उनको हम सबसे पहले वापस फ़ोन करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं सर आपके पास इतना बजट है, ये तो अज्यूम करके चल रहे हैं, उसके आसपास हम सोल्यूशन बताएंगे। क्योंकि मेरे पास सोल्यूशन ही क्यों बताऊं किसी को, जब एंड में पता लगे कि उन्होंने पैसे ही नहीं देने। तो इस तरीके का एक छोटा सा फॉर्म हम बना के उनको भेजते हैं। जो लोग नहीं क्वालिफाइड होते उनको भी एक थैंक यू वीडियो जाता है, ताकि उनको भी लगे कि कुछ वैल्यू मिली है, और वो आगे किसी न किसी को रेकमेंड करते हैं और आपका ब्रांड बनता है। लेकिन हम उनको फ़ोन तो कॉल तक भी अपनी टीम को परमिशन नहीं देते उनसे फ़ोन करने की, क्योंकि उन्होंने शुरू में ही बता दिया है कि वी आर नॉट योर आइडियल कस्टमर, एंड इट्स अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम इफ़ यू डोंट नो योर आइडियल कस्टमर्स। इसमें एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, हमारे ऑफिस में अगर आप आगे देखोगे तो 2 बहुत बड़े पोस्टर बने हैं 6 फुट के। एक में एक होटल का मैनेजर है और एक में एक जीएम है। हमने दोनों की फोटोज और उसमें उनका लाइक डिसलाइक कोड बना हुआ है, उन्होंने कहाँ रहते हैं, क्या उनका KRA है, क्या उनका KPI है, सब लिखा हुआ है, ताकि मेरी टीम में हर बंदा देखे कि यार ये तुम्हारे कस्टमर है और ये इनका KPI है और ये लो, क्योंकि हमने उनको सर्व करना है। और उसके अलावा अगर कोई भी आएगा ना, तो उसको रिस्पॉन्ड मत करना। हमारे पास दूसरे डिपार्टमेंट की लीड आते हैं, उनको रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, क्योंकि वी आर, हमारे कार्ड पे लिखा हुआ है वी हेल्प यू सेल मोर रूम्स, मोर बैंक्वेट्स एंड मोर F&B कवर्स। मैं अभी ऑफिस जाऊंगा 3 घंटे बाद और लोगों से, हर नए बंदे से पूछता हूँ तुम इस कंपनी में क्या करते हो। अगर उन्होंने बोल दिया कि सर मैं आपका कंटेंट मैनेजर हूँ, गलत जवाब। यू हेल्प पीपल सेल मोर रूम्स, मोर F&B एंड मोर बैंक्वेट्स थ्रू योर SEO। तो वो जो कर रहा है उसके थ्रू बेच हम लोग सब सेम रहे इस कंपनी में। तो आपने भी ऐसे ही अपनी पोजीशनिंग और विजन बनाना है कि आप क्या बेच रहे हो, क्या कर रहे हो, और उसी हिसाब से आपका ऐड चलेगा, उसी हिसाब से आपकी टीम बनेगी, और उसी हिसाब से आप लीड्स को क्वालिफाई करोगे। कि अगर जो आदमी ये 3 चीज़ें नहीं चाहता, उससे आपको बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। टाइम, मनी, एनर्जी और एजेंसी की ग्रोथ की स्पीड, सब कुछ इस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे कि सर टीम को कैसे मेजर करूँ। टीम आ गई, अब ये इतना ज़रूरी सवाल है, क्योंकि टीम जो है सारी मेहनत कर रही है, और 1 साल हो गया तो आपके पास अपना अप्रेजल लेके आ जाते, सर मेरे को अप्रेजल दीजिए। और उस टाइम में एक बिजनेस ओनर सोचता है, एजेंसी ओनर, कि यार मेरे को तो ग्रोथ हुई नहीं, मेरे को तो प्रॉफिट हुआ नहीं, ग्रोथ हुई तो प्रॉफिट नहीं हुआ, मैं क्या करूं। वो गलती केवल और केवल आपकी है, क्योंकि आपने कभी KPIs बनाई नहीं। KPIs की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कि अगर आप ये करोगे तो आप अच्छा कर रहे हो। तो 2 टाइप के लोग होते हैं, कुछ लोग जो सेल ला रहे हैं और दूसरे लोग जो सेल संभाल रहे हैं। एजेंसी में मोटा मोटा 2 लोग हैं। जो लोग सेल ला रहे हैं उनका ये टारगेट होना चाहिए कि इतनी सेल उन्होंने हर हफ्ते लेके, हर महीने लेके आनी है, और उस सेल के ऊपर इतनी प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए। और जो लोग सेल्स ला के, प्रोजेक्ट मैनेजर, कंटेंट, जो लोग सेल्स संभाल रहे हैं, उन्होंने उस क्लाइंट को कितना लंबा रखा और रखते रखते क्या अपसेल किया। बिकॉज कोई भी बिजनेस विदाउट वैल्यू लैडर ऐड करे हुए, विदाउट अपसेल करे हुए नहीं सर्वाइव कर सकता। आप कोई भी बिजनेस अपने घर में देख लीजिए, किसी भी पुरानी कंपनी का, वो कुछ ना कुछ आपको, आपकी फैमिली को आगे आगे बेचते चलते हैं, तभी वो बिजनेस चलता है। एक बार कस्टमर को अक्वायर किया और आगे प्रोडक्ट बेचे, तब कंपनी प्रॉफिटेबल और ग्रोथ फेज में आएगी। तो वो आप नहीं कर सकते एज अ बिजनेस ओनर, वो आपकी सारी टीम को पता होना चाहिए कि मैं लाने वाला हूँ, मैं लाऊंगा और किस कॉस्ट पे लाऊंगा, और जो रख रहा है उसको वो कितना लंबा रिटेन करेगा और आगे क्या अपसेल करेगा। जब आपने ये सब चीज़ें उनके साथ क्लियर कर दी, तो मंथ में एक बार एक रैंकिंग सिस्टम होता है कि आपका KPI ये था 2 लाख की सेल आना, आप 1 लाख लाए तो 10 में से 5 नंबर मिले। दूसरे महीने वो किया तो छोटी सी वार्निंग। तीसरे महीने में आपने मैनेजर और HR ने बैठ के कहना है बॉस ये चलेगा नहीं, और उसके बाद वो बंदा रिप्लेस हो जाना चाहिए। इससे ज़्यादा टाइम आप नहीं दे सकते किसी भी चीज़ को, ये मेरे तजुर्बा है। अब रहा जिन लोगों ने अपने चैलेंजेस पूरे कर लिए, जिन लोगों ने अपने टारगेट्स पूरे कर लिए, उनको आपने मंथली बताना है यस यू डन अ गुड जॉब, और क्वार्टरली उनके अप्रेजल बुक हो जाना चाहिए। और साल के एंड में उनको पता होना चाहिए कि अगर किसी और को 5, 7, 8% ग्रोथ मिल रही है, तो मेरे को 12, 14, 15, 20 तक भी मिल सकती है, क्योंकि मेरे टारगेट पूरे हो रहे हैं। जब लोगों को मेजरमेंट क्लियर दिखेगी ना, तो लोग परफॉर्म करेंगे, और जो नॉन परफॉर्मर्स हैं वो आपको क्लियरली दिख जाएंगे।
जो परफॉर्मर है उसको आप ग्रोथ जरूर देते चलिए, और जो नॉन परफॉर्मर है उसको थैंक यू बोलना साथ के साथ बहुत जरूरी बन जाता है। अब बात करते हैं कि अब आपकी जो जूनियर लेवल टीम है, जो एग्जीक्यूटर्स है, जो सारी चीज, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, जो जिनके जो कह रहे हैं कि मैं तो काम करके दे रहा हूँ आपको, ना मेरा सेल्स में लाने में काम है, ना मेरा लॉन्ग टर्म रिटेंशन में। तो हमारे पास एक सिस्टम होता है रैंकिंग का, उसमें हम क्लाइंट से हर महीने पूछते हैं कंटेंट में आप हमारे को 10 में कितने नंबर देंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कितने नंबर देंगे, वीडियो बनाने में कितने नंबर देंगे। तो क्लाइंट अपना फीडबैक भी देगा और 10 में से आपको नंबर देगा। उसके बेसिस पे आप अपने बंदे का आप एवरेज बनाएंगे। 3 महीने का एवरेज बनता है। 3 महीने तक आदमी गलती करता है, समझ आता है नए प्रोडक्ट में। 3 महीने का फिर एवरेज बनना शुरू हो जाता है। फिर वो एवरेज उनसे डिस्कस करना है कि देखो तुम वीडियो तो बना रहे हो, सर उसने 4 बोले थे, मैंने 8 बनाए, लेकिन देखो तुम्हारे को नंबर क्या है, तुम्हारे को 6 दिए उसने 10 में से। 8 से कम हमारे को एक्सेप्टेबल नहीं है, या 9 से कम हमारे को एक्सेप्टेबल नहीं है। तो वो लेवल होगा, क्वालिटी लेवल उससे बढ़ेगा। अब वो सेल ना ला पा रहा है और ना वो अपसेल कर पा रहा है, लेकिन क्योंकि उसने 8 से 9 नंबर ला रहा है अपने, तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर या सेल्स वाले को एम्पावर करता है कि वो जाके क्लाइंट को बोले सर अब रेट बढ़ाने का टाइम आ गया है, या सर मेरा नया प्रोडक्ट ले लो, क्योंकि यहाँ तो आप ऑलरेडी 8-9 दे रहे हो। तो जूनियर टीम जो भी हो गई, उनका जो एनालिसिस है मेरे हिसाब से मैनेजर से बेटर क्लाइंट्स को करना चाहिए। क्लाइंट रिप्लाई देगा और मैनेजर उस चीज़ के ऊपर रिव्यू करेगा, और अगर नंबर कम आए हैं तो मैनेजर बैठ के आपको अपस्किल करेगा। क्योंकि 2 इश्यूज होते हैं ज़्यादातर, या विल या स्किल। स्किल नहीं है तो आप स्किल सिखाओगे उनको, और अगर विल नहीं है तो उनसे एक बैठ के कोचिंग इंटरवेंशन हम बोलते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है, घर में प्रॉब्लम चल रही है, मैनेजर के साथ है, क्या है, तुम्हारा मन नहीं लग रहा। 1 बार 2 बार, आफ्टर 2 मंथ्स द थर्ड मंथ सारे ऑफिस में सबको क्लियर हो जाना चाहिए। तो उससे ज़्यादा आप उनको चांस नहीं देने वाले, बिकॉज आपका क्लाइंट अगर 1 महीना गलती होगी 4 बार बताएगा, अगले महीने वो जा सकता है आपको नोटिस देके। तो उसी हिसाब से आपको ये अर्जेंसी अपने ऑफिस में क्रिएट करनी है। तो ये हो गए जूनियर लेवल टीम के KPIs। इसको अपनी HR टीम के साथ बनाएं, सो दैट एवरीबडी इन द कंपनी नो अबाउट इट। अब हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, वो है एग्रीमेंट। क्या होता है कि जब हम नई एजेंसी खोलते हैं हमें डर लगता है, सर इतना बड़ा क्लाइंट है, मैं उसे मांगू नहीं मांगू। जरूर मांगिए, क्योंकि नहीं मांगोगे तो आप ऐसे अनप्रोफेशनल कहलाओगे। स्टैम्प पेपर पर एग्रीमेंट बनता है, 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर आराम से एग्रीमेंट बनता है। नॉर्मल लेटर हेड पे भी एग्रीमेंट बन सकता है। मेरे को एग्रीमेंट में ये चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी है कि सर पहले 60 डेज में मैं अपनी ऑनबोर्डिंग करूँगा, क्योंकि लोग क्लाइंट नॉर्मली पैसे देते हैं, चेक आपके हाथ में आया नहीं, अगले दिन से लोग एक्सपेक्ट करते हैं काम, और हम भी डर के मारे बोलते नहीं है कुछ, वहाँ सारी काम खराब हो जाती है बात। अपने क्लाइंट को बताना है फर्स्ट 60 डेज में कुछ नहीं होने वाला, मैं ऑनबोर्डिंग कर रहा हूँ, या फर्स्ट 30 डेज में, जो भी आपकी पॉलिसी है, जिस तरीके से आप करना चाहते हैं। नंबर 2, एग्जिट। आप टीम बना के रिसोर्सेज डाल के काम कर रहे हैं और क्लाइंट कहता है मुझे दूसरी एजेंसी मिल गई, मैं जा रहा हूँ, ईमेल आ गई। नहीं सर, आप जा सकते हैं, लेकिन 60 डेज का नोटिस होगा। उसमें कुछ लोग 45 डेज निगोशिएट करेंगे, कुछ 30 करेंगे, लेकिन आप 60 से ज़रूर स्टार्ट कीजिए उस पॉलिसी के अंदर। लास्ट में एक रिपोर्टिंग सिस्टम ज़रूर उसमें डालिए कि कब रिपोर्टिंग करेंगे। क्लाइंट कभी भी आपको फ़ोन करके बोले यार मेरा काम नहीं चल रहा मुझे बताओ, और आप उसको जवाब देने में लग जाओ, ये नहीं होना चाहिए। आप बोलोगे कि हर एवरी 15 डेज हम रिव्यू करेंगे और एवरी 30 डेज हम आपको रिपोर्टिंग करेंगे, और रिपोर्टिंग का टाइम होगा शाम को 5 बजे, सुबह 11 बजे, जो भी आपका म्यूचुअली कन्वीनियंट टाइम है। जब आप, या तो आप इन चीज़ों को अग्रीमेंट में डाल के कंसल्टेंट बन जाओ, नहीं तो क्लाइंट आपको सेक्रेटरी बना देगा। एक एजेंसी में ये बात मैं बहुत सालों से कह रहा हूँ, या आप कंसल्टेंट हो गया सेक्रेटरी। कंसल्टेंट वो होगा जो बताएगा कि मेरे को आपने हायर किया है, मैं बताऊंगा किस तरीके से काम चल रहा है, या अगर आप नहीं बताओगे तो क्लाइंट आपको सेक्रेटरी बना देगा और आपको बताएगा आपको क्या करना चाहिए। तो अग्रीमेंट में ये तीनों चीज़ें डालना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो गाइज आज हमने डिस्कस किया कि कैसे आप एक सक्सेसफुल डिजिटल एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार में शायद आपको नहीं समझ आएगा, इस वीडियो को 4-5 बार देखिए। नीश सिलेक्शन के बारे में देखिए, टीम बिल्डिंग के बारे में देखिए, टीम KPIs के बारे में देखिए, प्रपोजल के बारे में देखिए, एग्रीमेंट के बारे में देखिए, और कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन से सेक्शन सबसे अच्छा लगा, और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं उसको कमेंट्स में डालिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।